नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। नांदेड़ के मुरमुरा गली में पूर्वाग्रह से बड़े विवाद से हुई गोलीबारी से परिसर दहल उठा। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में वजीराबाद पुलिस स्टेशन में एक विरोधाभासी मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि टहल सिंह शाहू व तीर्थ सिंह कड़ेवाल मुरमुरा गली क्षेत्र में पूर्वाग्रह से विवाद हुआ, जिसमें टहल सिंह शाहू ने दहशत पैदा करने के लिए अपनी रिवॉल्वर से जमीन व हवा में 6 राउंड फायर किए। तीर्थ सिंह कड़ेवाल ने टहल सिंह और उसके बेटे पर तलवार से हमला किया। हमले में टहल सिंह और उनका बेटा घायल हो गए। हमले में तीर्थ सिंह कड़ेवाल और मनप्रीत सिंह कड़ेवाल घायल हो गए। गोलीबारी की घटना के कारण पुराना मोंडा और मुरमुरा की गलियों में डर का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी गायकवाड़, वजीराबाद पुलिस थाने के निरीक्षक संदीप शिवले पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। लातूर के प्रमुख बाजार पेठ गंज गोलाई इलाके में गोयल ट्रेडर्स की 4 मंजिल इमारत पर आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। सौभाग्यवश इस आग में किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के पश्चात आग पर नियंत्रण पा लिया गया। इस दौरान महापौर विक्रांत गाजमगुंडे, मनपा आयुक्त अमन मित्तल घटनास्थल पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत जाधव समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अग्निशमन दल के अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की खबर पालक मंत्री अमित देशमुख को दी गई और उन्होंने आग पर नियंत्रण पाने तथा उचित सहयोग करने की बात कही। आग के कारण लातूर शहर के अनेक इलाकों की बिजली बंद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी स्टैन स्वामी आदिवासियों की आवाज उठाने की आड़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी ने मुंबई की विशेष अदालत में यह दावा किया है। कोर्ट में स्वामी की ओर से दायर किए गए जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। न्यायाधीश के सामने अधिवक्ता शेट्टी ने दावा किया कि आरोपी पर उन सबूतों को नष्ट करने का आरोप है जो उनकी संलिप्तता को दर्शाते थे। आरोपी पर अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून की धाराओं के तहत भी आरोप हैं। आरोपी ऐसी संस्थाओं के समर्थन में थे जो सीपीआई का मुखौटा है। एक तरह से स्वामी आदिवासियों की आवाज की आड़ में सीपीआई का एजेंडा पूरा कर रहे थे, इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। 83 वर्षीय आरोपी स्वामी को 9 अक्टूबर 2020 को रांची से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल स्वामी को तलोजा जेल में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। लकड़गंज थाना अंतर्गत अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 3 की टीम ने जूनी मंगलवारी में मनपा स्कूल के पास छापा मारा और आधा दर्जन जुआरियों को रंगे हाथ धर दबोचा। एक आरोपी मौका मिलते ही भागने में सफल हो गया। नकदी, ताश के पत्ते, वाहन आदि कुल लाखों का माल जब्त किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जूनी मंगलवारी स्थित मनपा स्कूल के पास खुले मैदान में यह दबिश दी। गुरुवार रात 8:45 बजे पुलिस ने परिसर को घेर लिया और कार्रवाई को अंजाम दिया। लकड़गंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। उपायुक्त गजानन राजमा ने सहायक उपायुक्त सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक विनोद चौधरी, पंकज धाड़गे आदि ने कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के पीजी पाठ्यक्रमों में सीटें फुल हो जाने के बाद भी अनेक विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हैं। विद्यार्थी संगठनों और प्राधिकरण सदस्यों द्वारा पीजी कॉलेजों में 20% सीटें बढ़ाने की मांग का फैसला लेते हुए मैनेजमेंट काउंसिल ने कॉलेजों में 20% सीटें बढ़ाकर 10 फरवरी तक प्रवेश देने का प्रस्ताव पास किया है। अंतिम मुहर के लिए इसे एकेडमिक काउंसिल में भेजा गया है। युवा सेना, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस और अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ से लेकर तो मैनेजमेंट काउंसिल सदस्य दिनेश शेराम ने विश्वविद्यालय के सामने यह मांग रखी थी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की इंडोर स्टेडियम की बहुप्रतीक्षित योजना को
अब तगड़ा झटका लगा है, जब केंद्रीय युवा मामलों व खेल मंत्रालय द्वारा इस प्रकल्प के लिए दी गई 1,80,00,000 रुपए की निधि विश्वविद्यालय से वापस करने का आदेश दिया था। मंत्रालय ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय ने यह प्रकल्प शुरू करने में अत्यधिक देरी कर दी है। अब बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला लेते हुए नागपुर विश्वविद्यालय स्वयं इस स्टेडियम का निर्माण करेगा। अनुमति के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर आरटीओ में मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का खेल चल रहा है। आप केवल घूस की रकम दीजिए, बदले में किसी भी वाहन का बिना देखे सर्टिफिकेट ले जाइए, फिर चाहे वाहन की स्थिति कैसी भी हो। एक गलती के कारण अफसरों के इस रैकेट का खुलासा हो गया है। विभाग ने पुलिस में जब्त एक ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जैसे ही शिकायत के बाद इसकी पोल खुली, अफसरों ने आनन फानन में उस सर्टिफिकेट को रद्द कर मामले को दबा दिया। विभाग ने संबंधित इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की एक शिकायत ट्रांसपोर्ट आयुक्त को भेजकर मामले में इतिश्री कर दी और वापस से पुरानी व्यवस्था शुरू की गई। नियमानुसार वाहन को कैमरों के सामने जरूरी जांच पड़ताल कर ही यह सर्टिफिकेट जारी करना होता है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार 5 माह पूर्व खापा परिसर के रामडोंगरी रेत घाट पर अवैध उत्खनन हो रहा था। ज्यादा बारिश के कारण यहाँ 9 ट्रक फंस गए थे। यहाँ से रेत ले जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों की मौजूदगी की भनक लगते ही आरटीओ व पुलिस सक्रिय हो गई। यहाँ से 9 वाहनों को जब्त कर सामने तहसील के खापा पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया गया। कुछ दिन बाद एक एक करके संबंधित वाहन के मालिकों ने ट्रक छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की। नियमानुसार छुड़ाने के लिए पहले वाहनों के पूरे दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं ताकि वाहन पर कार्रवाई कर उसे छोड़ा जा सके। इसमें शामिल ट्रक MH40 AT 1212 का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। ऐसे में इसे छुड़ाना आसान नहीं था। पूरा मामला करीब 30 अगस्त 2020 का है। ट्रक चालक ने ग्रामीण आरटीओ के अधिकारी से सांठगांठ कर ट्रक का फिटनेस प्रमाण पत्र उस तारीख में बनवा लिया जब वाहन पुलिस के पास ही जब्त था। आरटीओ में रोजाना दर्जनों वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट बिना देखे ऐसे ही मिलीभगत से जारी होते आ रहे हैं, इसलिए संबंधित ट्रक का भी जारी कर दिया गया था। यह देख पुलिस भी हैरान रह गई। बावजूद इसके यहाँ भी मोटी रकम देखकर मामले को दबाया गया और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रक को छोड़ दिया गया। किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो अफसरों ने अपनी पोल खुलते ही देख सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 69 लोगों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट देने के विरोध में दायर याचिका के जवाब में EOW ने विशेष अदालत में हलफनामा दायर किया है। यह हलफनामा याचिकाकर्ता सुरेंद्र मोहन की याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है। हलफनामे में EOW ने दावा किया है कि यह याचिका आधारहीन है, मामले को सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य की गई है और राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है, इसलिए इस पर विचार न किया जाए और EOW की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। हलफनामे में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने बैंक के कामकाज को लेकर नाबार्ड की टिप्पणियों को आधार बनाया है। नाबार्ड की टिप्पणियां सिफारिशी व सुझावात्मक स्वरूप की है। ये टिप्पणियां किसी अपराध को दर्ज करने का सुझाव नहीं देती है। EOW ने जांच के बाद इस मामले को सिविल स्वरूप का माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। विवादित बेलगाम क्षेत्र को केंद्र शासित बनाने की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मांग के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के मुंबई को केंद्र शासित बनाने की मांग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा शासित राज्य के उप मुख्यमंत्री के बयान सत्ता पक्ष आक्रामक है, जबकि भाजपा ने भी सावदी के बयान से असहमति जताई है। संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्नाटक सरकार याद रखे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सीमा विवाद मामले में जो होना है वह होगा, लेकिन कर्नाटक सरकार यह न भूले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे हैं। राउत ने कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को इतिहास समझ लेना चाहिए। यह लड़ाई अपनी भाषा और संस्कृति टिकाए रखने की है। कोई भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषी लोगों को राज्य सरकार ने सख्ती नहीं की है। महाराष्ट्र में उद्योग और होटल व्यवसाय क्षेत्र में काम करने वाले कर्नाटक के ही लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। ताजबाग में दर्शन करने गई एक महिला सहित 2 लोगों के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। ताजबाग परिसर से 2 लोगों से गहने व नकदी सहित करीब 95,000 रुपए के माल चोरी हो जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सान्याल नगर नारी रोड नागपुर निवासी शमा अनिल लोखंडे 27 जनवरी दोपहर 3:45 पर परिवार के साथ बड़ा ताजबाग दरगाह दर्शन करने को गए थे। कतार में लगने के दौरान किसी ने उनके बड़े बैग में रखा छोटा पर्स चुरा लिया। पर्स में नकदी 5,000 रुपए और 50,000 रुपए का सोने का मंगलसूत्र सहित करीब 55,000 रुपए का माल चुरा लिया गया। जब शमा लोखंडे को यह पता चला तब उन्होंने सकरदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया। सकरदरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी घटना भी सकरदरा थाना क्षेत्र में के अंतर्गत बड़ा ताजबाग में ही हुई। ठाकुर प्लॉट टीचर कॉलोनी नागपुर निवासी इमरान नबी महमूद शेख 27 जनवरी की शाम करीब 6 बजे अपने नातिन के साथ ताजुद्दीन बाबा के दर्शन करने को ताजबाग गए थे। वह दरगाह के ट्रस्ट ऑफिस के सामने खड़े थे। इस दौरान उनके गले से 40,000 रुपए की सोने की चेन किसी ने खींच ली। इमरान ने सकरदरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत देने वाला स्वास्थ्य विभाग अपने ही महकमे में इसका कितना पालन करता है, इसका नमूना मेयो अस्पताल की ओपीडी में देखा जा सकता है। शुगर व सोनोग्राफी से लेकर कई तरह के टेस्ट का शुल्क भरने के लिए केवल एक ही काउंटर है, जहां महिला पुरुषों की लंबी कतार लगी रहती है। तय समय में शुल्क जमा नहीं करने पर दूसरे दिन आना पड़ता है। यहाँ एक कर्मचारी उपलब्ध है तो तय समय में सभी से शुल्क लेकर रसीद देने में कई बार कठिनाई होती है। ओपीडी का वैसे तो समय सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक है, लेकिन पर काउंटर 9 बजे शुरू होता है। कतार लंबी होने से यहाँ काफी भीड़ हो जाती है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ धज्जियां उड़ रही है। सभी लोग हाथ में सैनिटाइज नहीं करते। काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी टेस्ट का तय शुल्क लेकर संबंधित व्यक्ति के नाम से रसीद काटता है। संबंधित व्यक्ति के नाम की एंट्री कंप्यूटर में दर्ज की जाती है। तय शुल्क लेकर रसीद व शेष रकम संबंधित व्यक्ति को वापस दी जाती है। इस काम में कम से कम 4 मिनट लग जाते हैं। महज 4 घंटे में सैकड़ों रसीदें काटने में समय कम पड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।